हेलो गाइस, ये वीडियो इसलिए आ रहा है चैनल पे क्योंकि मैंने बेसिकली चैनल पे एक पोल पोस्ट किया था। क्यों किया था मैं बता दे रहा हूँ। बिकॉज आज सुबह को रफ्तार सर का माइक्रोफोन चेक ट्रैक आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने देखा कि बहुत लोगों को वो ट्रैक समझने में दिक्कत आ रही थी और रोहन कारियप्पा जो हैं वो अभी ब्रेकडाउन्स नहीं कर रहे थे। वो मोस्टली नॉन-वेज रिएक्ट को लेकर के बिजी थे। आज ही उन्होंने एक एपिसोड भी डाला है तो वो बहुत अच्छा चलता है उनका। सो मुझे पता नहीं था कि रोहन कारियप्पा अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने एक पोल डाला था कि मैं ब्रेक डाउन करूँ या नहीं इस चीज़ का। जितना मुझे समझ में आया उतना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगेन मैं 100% समझ पाया होऊंगा। तो जितना मुझे समझ में आया मैं उतना ब्रेक डाउन करूँ या नहीं ये मैंने पूछा था। तो 70% लोगों ने कहा है कि हाँ करिए। काफ़ी सारे वोट्स आए उस पर, तो इसलिए मैं ब्रेक डाउन करने बैठा हूँ बेसिकली। और कुछ लोग जिन्होंने मुझे ये कहा कि अब मत करिए, ये कर देगा वो कर देगा, तो उनको मैं बस थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो पोल था उसके नीचे कुछ दूसरे रिएक्शन चैनल्स का नाम कुछ लोगों ने डाला था कि वो रिएक्शन चैनल्स ब्रेक डाउन कर देंगे। पर मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता, एक ही वजह से क्योंकि भाई वो अल्टीमेटली रिएक्शन चैनल्स है। मैं उनको डिस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि वो जो बंदे हैं वो पहली बार वीडियो को देख के रिएक्ट करते हैं, तो उनके लिए 100% बार्स या फिर इवन 90% बार्स भी पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज उनकी गलती थोड़ी है, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम देख के थोड़ी ना कोई बंदा सारे बार्स पकड़ लेगा। और अभी कैसा है कि मुझे लगता है कि बहुत लोग प्रेशराइज कर रहे होंगे रोहन कारियप्पा को अभी ब्रेकडाउन के लिए, तो हो सकता है कि वो भी वीडियो डाल दे। और अगर मेरे इस वीडियो को डालने से पहले उसने डाल दिया तो मेरा ये पूरा काम बेकार हो जाएगा। पर जो भी है 70% लोगों ने डिमांड की है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस यही चीज़ है, कोशिश है मेरी तरफ से छोटी सी आप लोगों को हेल्प करने की और थोड़ा सा हिप हॉप को और ज़्यादा फैलाने की। तो जब पहले ट्रैक शुरू होता है तब ये लाइनें आती हैं कि अलोन इन द बूथ, पूरा भूत वाला जोन। काफ़ी सिंपल है कि अलोन इन द बूथ, वो रफ्तार अकेले बूथ में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग और म्यूजिक बना रहे हैं। तो पूरा भूत वाला जोन, क्योंकि भूत एक होता है अकेला रहता है और दूसरा है कि अगर आप कहीं पे अकेले हैं तो आपके सराउंडिंग्स में सिर्फ भूत ही रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि कोई इंसान नहीं है, तो पूरा भूत वाला जोन, क्योंकि खाली है जगह, कोई इंसान नहीं है। सारे साल भर से बार्स कलमकार Amazon जुड़ा CPU से UAD SSL लेवल ऑन। फिर ये लाइन आती है कि सारे साल बरसे बार्स कलमकार अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन में ऑलमोस्ट सारी साल वर्षा की स्थिति रहती है। वहाँ पे वर्षा कभी भी आ सकती है क्योंकि वो रेन फॉरेस्ट है, तो इसलिए वहाँ पे वर्षा कभी भी आ सकती है। तो इसलिए वो क्योंकि संभावना रहती है वर्षा कभी भी आने की, तो इसलिए वो अमेज़ॉन के साथ कलमकार को कंपेयर करते हैं रफ्तार सर की। कलमकार जो है वो अमेज़ॉन की तरह है जहाँ पे बारिश की बारिश होने की संभावना कभी भी रहती है, पूरे साल रहती है। और ये बात सही भी है क्योंकि कलमकार के सारे ट्रैक्स काफ़ी ज़्यादा औसम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। बार्स तो रहते हैं सारे के सारे ट्रैक्स में, कलमकार से जो भी ट्रैक्स आते हैं, तो इसलिए वही फ्लेक्स यहाँ पे चल रहा है। जुड़ा CPU से UAD SSL लेवल ऑन। जुड़ा CPU से UAD SSL लेवल ऑन, ये बेसिकली साउंड इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करने वाले कुछ प्लगइन्स या फिर कुछ इक्विपमेंट्स हैं, आप कह सकते हैं। सो बेसिकली ये बस साउंड इंजीनियरिंग टर्म्स है जो कि प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर्स काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स हैं। उसके बाद रफ्तार कहते हैं कि वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न एवरी डे, और वो तुक्के वुक्के मार के भी सीखते हैं। ठीक है, कि वो कभी कभी तुक्के भी मारते हैं कि ऐसा करो तो शायद सही होगा, वैसा करो तो शायद सही होगा, लेकिन उससे भी वो सीखते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है। तो वो अगले लाइन का मीनिंग हो जाता है। उसके बाद लाइन आती है EQ कर दूं टेढ़े जब भी बंदे हैं निबेड़े। निबेड़े का अर्थ क्या है? निबेड़े का मतलब है कि कोई खुद को बचा के भाग रहा है, तो उसको निबेड़ा कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो बेसिकली रफ्तार ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो EQ टेढ़े कर देते हैं, मतलब कि इक्विलाइजर जो होता है जिसमें कि साउंड मिक्सिंग की जाती है, तो इक्विलाइजर टेढ़ा करने का मतलब ये है कि जब भी वो इक्विलाइजर के साथ खेलते हैं, इक्वलाइजर के साथ मतलब जब भी वो अपनी साउंड मिक्सिंग करते हैं और जब भी वो गाते हैं बेसिकली, तो तब भी जो बंदे हैं वो निबेड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे बंदे हैं वो भाग निकलते हैं। अगर वो EQ टेढ़ा करने लगे तो जो दूसरे बंदे, उनके जो कंपटीशन है, वो भाग निकलते हैं। बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है। फिर वो कहते हैं कि वो करते हैं माइक पे बखेड़े, मतलब कि माइक पे झगड़ा करते हैं, मतलब कि उनका जो बैटल होता है वो माइक पे होता है। फिर लाइन आती है मारू ट्रिनिटी में घेड़े। घेड़ा का मतलब होता है सर्कल,
और वहाँ पे आप अगर देखेंगे उस लिरिक्स के वक्त रफ्तार अपने हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ट्रिनिटी जो कार है उसमें वो सर्कल्स में ड्राइव कर सकते हैं, मतलब कि ड्रिफ्ट कर सकते हैं। छोटा सा फ्लेक्स है बस। तेरा मेरे मेरा बेड़े दुख तेरा को ना छेड़े। मेडे उस दिन को बोला जाता है जिस दिन की बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेडे का मतलब ये हो जाता है कि कोई मतलब बहुत ऐसी इमरजेंसी आ गई जिससे कि कोई बंदा प्रॉब्लम में पड़ गया है। स्पेशली ये कंपनीज में यूज़ किया जाता है, जबकि सपोज कर लीजिए कि कोई मार्केट क्रैश हो गया तो उसको भी मेडे कहेंगे जिस दिन मार्केट क्रैश हो जाता है, राइट। तो ये मतलब मनी के सेंस में ही बोला जा रहा है कि तेरा जो मेडे है, मतलब जिस दिन पूरा ऐसा मार्केट क्रैश हो जाता है, पैसा नहीं रहता है, उस हिसाब से इकोनॉमिकली जो मेडे है वो भी मेरा पेडे है। कि मेरा चाहे मतलब इतना मेडे आ जाए, मतलब कि मेरा सबसे जो लोएस्ट इनकम वाला दिन भी रहता है ना, वो भी मेरा पेडे है, उसमें मुझे एनफ पेमेंट मिलता है। कहने की बात यह है। और फिर सिंपल सी लाइन है, दुखती रगों को ना छेड़े, दुखती रगों को छेड़ियो मत। बोला एके होंगे ब्लो अप, इज्जत पैसा टॉल, हमसे खींचने वाले लौड़े हो गए ब्लो अप जैसे टॉल। फिर कहते हैं कि बोला एके होंगे ब्लो अप। एके कौन है? अंकित खन्ना, रफ्तार के जो दोस्त हैं, जो पार्टनर है कलमकार में, मेजर शेयर होल्डर वो है अंकित खन्ना। तो एके ने रफ्तार को कभी कहा था कि होंगे हम ब्लो अप, और अब वो लोग ब्लो अप हो चुके हैं। तो इसलिए इज्जत और पैसा जो है वो टॉल है, काफी लंबे हो चुके हैं दोनों की। इज्जत भी काफी ऊपर है, पैसे भी काफी ऊपर है। फिर जबरदस्त बात आती है, हमसे खिंचने वाले लौंडे हो गए ब्लो अप जैसे डॉल। अब अगर आप ब्लो अप डॉल अभी गूगल में सर्च करके देखें तो आपको दिख जाएगा कि ब्लो अप डॉल क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये जो डॉल्स हैं, ब्लो अप डॉल्स, ये इंडिया में लीगली अवेलेबल नहीं है। ये सेक्स डॉल्स होते हैं, मतलब कि जिनके पास सेक्स करने के लिए पार्टनर की कमी रहती है वो ये ब्लो अप डॉल्स खरीदते हैं। लड़कियां हो तो लड़के वाले डॉल्स खरीदेंगे, लड़के हो तो लड़कियां वाले डॉल्स खरीदेंगे, अगर गे हुए तो बात अलग है, वो चीज़ है। तो बेसिकली ब्लो अप डॉल्स सेक्स डॉल्स होते हैं। तो रफ्तार कह रहे हैं कि जो उनके जो ओपोनेंट्स हैं, जो कि उनसे जलते हैं या फिर कुछ, वो ब्लो अप हो गए जैसे डॉल्स। अब यहाँ पे ब्लो अप का डबल एंटोंड्रे है। आप ब्लो अप डॉल कह के उनको एक तो इंसल्ट हो गया, लेकिन डबल एंटोंड्रे ऐसा है कि ब्लो अप का ये भी मीनिंग होता है किसी का फेमस हो जाना। फेमस हो जाने को ब्लो अप कहा जाता है, ब्लोइंग अप। तो बेसिकली किसी ना किसी को टारगेट करके बोला जा रहा है कि ये जो मुझसे जलते हैं ये मेरी वजह से ब्लो अप हो गए हैं, फेमस हो गए मेरी वजह से। और डबल एंटोंड्रे ब्लो अप जैसे डॉल्स, आई गेस आप समझ गए होंगे। कोयर में है कोरस के, फिर कॉयर में है कोरस की आई विल नेवर फॉल। सिंपल सी लाइन है, कॉयर ये कोरस गाता है कि वो लोग कभी भी फॉल नहीं करेंगे, दे विल नेवर फॉल। थोड़ा डिले थोड़ी पैनिक बड़ा डीके वाला हॉल। थोड़ा डिले थोड़ी पैनिंग बड़े डीके वाला हॉल, मतलब कि ये एक्चुअली साउंड मिक्सिंग टर्म्स हैं। मतलब कि साउंड इंजीनियर्स और जो लोग साउंड एडिटिंग करते हैं वो लोग इस टर्म्स से फेमिलियर होंगे। बेसिकली यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डबल एंटोंड्रे चल रहा है। थोड़ा डिले मतलब कि थोड़ा सा लेट होता है कभी कभी कुछ चीज़ों को पाने में। थोड़ी पैनिंग मतलब कि थोड़ा इधर उधर होता है। पैन करना मतलब कि इधर उधर करना, किसी चीज़ को साइड करना, ठीक है, हिलाना, ऐसे साइडवेज हिलाना। तो थोड़ा सा कभी कभी कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली बड़ा डीके वाला हॉल हमें मिलता है। मतलब कि वो हॉल मिलता है, ऐसा बड़ा वाला हॉल मिलता है जिसमें बहुत सारे डीके रहता है। डीके जो है वो यहाँ पर एक साउंड टर्म के हिसाब से यूज़ किया गया, किसी और मीनिंग से यूज़ नहीं किया गया है। अब मैं यहाँ पे डबल एंटोंड्रे समझाता हूँ। अब डिले जो है वो भी साउंड एडिटिंग में यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब आप किसी स्पेशली जब आप किसी साउंड के मतलब नोट पे आप रिवर्ब डालते हैं तो एक डिले का ऑप्शन रहता है कि आपका जो रिवर्ब है या फिर जो कोरस है वो कितना डिले करके आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का कोई वॉइस नोट ले ले, उसके ऊपर वॉइस डबलिंग करें, मतलब उसके वॉइस को डबल कर दें, तो वो जो सेकेंड वॉइस है वो कितना डिले होके आएगा। क्या वो ओरिजिनल वॉइस के साथ साथ आएगा? क्योंकि ओरिजिनल वॉइस के साथ साथ अगर आपने वहाँ पे वॉइस डबलिंग करी तो वहाँ पे डबल वॉइस सुनाई नहीं देता है, वहाँ पे बस वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो थोड़ा डिले रखना पड़ता है, 0.1 सेकेंड्स या फिर उससे भी कम का डिले रखना पड़ता है, ठीक है, मतलब 1 फ्रेम या ऐसा कुछ। तो कितना डिले रख रहे हैं इस पे कुछ साउंड का जो कैसे आप सुनते हैं एक साउंड को वो डिपेंड करता रहता है। ये साउंड एडिटिंग का टर्म है। तो बेसिकली डिले यहाँ पर उस सेंस में भी यूज़ किया गया क्योंकि साउंड एडिटिंग रफ्तार करते हैं तो कितना डिले डालेंगे वो भी एक पार्ट है साउंड एडिटिंग का। और पैनिंग भी वही साउंड एडिटिंग टर्म है। डीके भी साउंड एडिटिंग टर्म है। डीके जो है कोरस में यूज़ किया जाता है, डीके जो है वो रिवर्ब में यूज़ किया जाता है कि रिवर्ब कितना देर तक स्टे करेगा, इस चीज़ को डीके कहते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली साउंड एडिटिंग टर्म्स है। और डीके वाला हॉल यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा साउंड के हिसाब से यूज किया गया है। तो डीके वाला हॉल वो होता है जो कि बड़ा वाला हॉल होता है, जिसमें कि अगर आप जोर से चिल्लाएं तो साउंड काफी देर तक गूंजती रहती है, तो उसको कहते हैं डीके वाला हॉल, ठीक है। तो हॉल्स में जनरली डीके रहता है जहाँ पे कॉन्सर्ट्स एंड ऑल होते हैं, तो वही है कि थोड़ा डीके वाला हॉल, आप समझ गए होंगे कि साउंड का टर्म है बेसिकली। तो डील कटी रील चालू, मतलब कि जब भी रफ्तार कॉल पे होते हैं संग संग डील कट जाती है, डील फाइनल हो जाती है और उसके संग संग रील भी चालू हो जाती है, शूटिंग भी चालू हो जाती है। सिंपल सा मीनिंग है। मिली मिली वाली बुद्धि पूरी फील चालू। मतलब कि मीक मिली जो है वो एक रैपर है बेसिकली, जिनके एक्चुअल नेम का सरनेम है विलियम्स। तो समझ रहे होंगे कि मीक मिली विलियम्स से विली आता है। और वहां पे सबटाइटल्स में देखें तो व्हीली लिखा हुआ है। व्हीली जो है वो कार में होता है। तो व्हीली जब कार में मारते हैं तो चलाने वाले को बड़ी फील आती है कार चलाने की, तो इसलिए व्हीली वाली फील चालू। और साथ ही साथ व्हीली मारने के लिए थोड़ी बुद्धि भी चाहिए, वरना आप बेसिकली क्रैश कर जाएंगे, तो इसलिए व्हीली वाली बुद्धि पूरी फील चालू। तो एक है कि मीक मिली जो रैपर है उसकी तरह मेरी बुद्धि है, उसकी तरह मैं स्मार्ट हूँ, ये एक मीनिंग हो गया। दूसरा हो गया कि व्हीली मारने की बुद्धि है मेरी, और कार को व्हीली करते वक्त जो फील आती है वैसी वाली फील चालू, एड्रेनलिन रश चल रहा है यहाँ पर। ये है डबल एंट्रेंडर है, काफी सख्त सा। कागज इतने घिसू हो गई पेन से जैसे झील चालू। फिर कहा जाता है कि कागज इतने घिस दिए उन्होंने पेन से कि पूरी झील चालू हो गई। मतलब कि पेन से इतना इंक बहाया है रफ्तार ने कि उससे पूरी झील बन सकती है। वर्ष जैसे कांच वाले मांझे की हो ढीली ढीली ढील चालू। फिर वर्ष जैसे कांच वाले मांझे की हो ढीली ढीली ढील चालू। अब मांझा क्या होता है? जो पतंग में जो रस्सी लगी होती है, बेसिकली रस्सी नहीं, वो थ्रेड जो लगा होता है काइट के साथ, उसको मांझा कहते हैं। तो अगर मांझे पे कांच लगा हो तो क्या होगा? तो दूसरे पतंग जो है वो जब भी उसके साथ लगेंगे और जब भी उसके साथ मतलब कटने का वो गेम चलेगा, तो क्या होगा कि वो दूसरे पतंग जो है उनका जो मांझा होगा वो जल्दी जल्दी ढीला होता रहेगा और फिर कट जाएगा। तो यही चीज़ है कि अगर रफ्तार का वर्स मांझा है तो उस पर कांच लगे हैं, जिसपे किसी दूसरे का, अगर उनका वर्स मांझा है दूसरे के वर्सेस भी मांझे ही होंगे, दूसरे के पतंग के मांझे। तो वो मांझे जब रफ्तार के वर्स से टकराएंगे तब क्या होगा? वो ढीले होते रहेंगे और उसके बाद कट जाएंगे। मतलब कि मेटाफोरिकल वे है कहने का कि मैं अपने एनिमीज को, मैं अपने ओपोनेंट्स को ढीला कर करके फिर काट के खत्म कर दूंगा। कच्चे धागे कटे बच्चे बच्चे भगे। उसके बाद ही फॉलो अप लाइन आता है कच्चे धागे कटे। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मांझा ढीली हो जाती है तो उसके बाद कट जाती है, जैसे कि मैंने कहा, तो कच्चे धागे कटे। और कच्चे धागे कटने के बाद क्या होता है? जब मांझे कट जाते हैं, अपना उस जिसका मांझा कट गया वो बच्चे भाग जाते हैं ना उसके बाद, क्योंकि वो गेम हार चुके हैं। तो बेसिकली रफ्तार ये कह रहे हैं कि जो दूसरे रैपर्स हैं उनके जो वर्सेस कट जाएंगे रफ्तार से टक्कर खाने के बाद, तो उसके बाद वो जो रैपर्स हैं वो बच्चे हैं रफ्तार के सामने और वो भागने लग जाएंगे। जैसे ही रफ्तार का ये कांच वाला मांझे वाला वर्स जो है जैसे ही वो ड्रॉप होता है संग संग। हर जगह दगे वो भी बिना सही वजह, अब भी सीना नहीं थके अब तो आते मुझे मज। फिर सिंपल लाइन है कि हर जगह दगे बिना किसी वजह, कि बिना वजह के रफ्तार के साथ लोगों की फाइटें चलती रहती हैं या फिर लोग रफ्तार को डिस करने की कोशिश करते हैं बिना वजह के। लेकिन उसके बाद फॉलो अप लाइन थी कि अब भी सीना नहीं थके अब तो आते मुझे मजे। मतलब कि अब ये लोग बेकार में जो बिना मतलब के डिस करते रहते हैं, इससे मैं अभी तक थका नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं थक के हार गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा मुझे और मजा आने लगा है, जिसकी वजह से वो माइक्रोफोन चेक ड्रॉप कर रहे हैं बेसिकली कंप्लीटली एकदम फाड़ू बार्स वाला ट्रैक। बेटा घर बैठे सड़ने से चौबारे नहीं सजे। बेटा घर बैठे सड़ने से चौबारे नहीं सजे, कि अगर आप घर बैठ के सड़ते रहोगे कि यार मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपका चौबारा नहीं सजने वाला है। मतलब कि आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो भैया, अगर आप सिर्फ घर बैठ के सड़ने लगते हो तो जाओ जाके काम पे लगो। कोल्ड किला है कोट। फिर अगला लाइन आता है कि आई एम कोल्ड किलर है कॉर्ड ढीला। अब यहाँ पर ये जो कॉर्ड ढीला लाइन है इसको रफ्तार कोड ढीला ऐसा करके कहते हैं, पर सबटाइटल्स में रहता है कॉर्ड ढीला। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि इस लाइन पे मैं गलत हूँ, मतलब दूसरे लाइन से भी हो सकता है, पर इस लाइन पे थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है। तो बेसिकली कोल्ड किलर
काफ़ी आसान सा है कि मैं ऐसा किलर हूँ जिसके हार्ट में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मतलब कि जब मैं किसी को किल करने जाता हूँ, जब मैं किसी को हराने जाता हूँ, इसका मेटाफोरिकल मतलब ये है, तब मैं ये नहीं देखता कि उसको तकलीफ हो रही है या नहीं। कोल्ड किलर का ये मतलब है। कॉर्ड ढीला ये ऐसा होता है कि कोल्ड किलर मतलब कि जिस किलर के दिल में विक्टिम के लिए फीलिंग नहीं रहती है, वो क्या करता है कि अगर उसने विक्टिम को बांधे रखा है, मतलब चाहे उसका हाथ बांधे रखा है, गला बांधे रखा है, जो भी कर रखा है, वो कॉर्ड को, जो रस्सी है, उसको थोड़ा सा ढीला रखते हैं। ढीला रखने का अर्थ क्या है कि विक्टिम को ऐसा लगे कि उसके पास भागने का, एस्केप करने का कोई चांस है। लेकिन उसके बाद जैसे विक्टिम एस्केप करने जाता है, उसके बाद वो किलर आकर के फिर से उसको टॉर्चर करता है और फिर एंड में मार देता है। तो वो होता है कोल्ड किलर का एक ट्रेट। तो हो सकता है कि इस चीज का रेफरेंस दिया गया हो। और उसके बाद लाइन आती है बहुत जबरदस्त रेफरेंस वाली, मैं डोप डीलर गॉडजिला। तो जब गॉडजिला वाली लाइन आती है तब आप देखेंगे कि स्क्रीन पे कर्मा का फेस भी आता है, क्योंकि कर्मा का गाना है गॉडजिला। लेकिन गॉडजिला ओरिजिनली किसी और का भी गाना है, बहुत लेजेंडरी रैपर का गाना है। हाँ, एमिनेम का गाना है। एमिनेम का जूस वर्ल्ड के साथ गाना था गॉडजिला, जिसमें एमिनेम एकदम सुपरसोनिक स्पीड में जाते हैं, एंड में रिकॉर्ड क्रिएट किया है एमिनेम ने उस गाने में। तो हाँ, उस गाने का भी रेफरेंस है। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके पहले रफ्तार कहते हैं कि आई एम अ डोप डीलर गॉडजिला। तो इसका ऐसा है कि अगर आप एमिनेम के गॉडजिला सॉन्ग का प्रोड्यूसर का नाम चेक करें, तो वो जो सॉन्ग है वो प्रोड्यूस किया है एमिनेम ने खुद, और उनके साथ साथ DA गॉट दैट डोप नाम के बंदे ने। तो हाँ, DA गॉट दैट डोप का रेफरेंस है कि मैं डोप डीलर गॉडजिला, क्योंकि DA गॉट दैट डोप ने गॉडजिला गाने को प्रोड्यूस किया है, एमिनेम के गॉडजिला को। सिन सिटी है स्किल सिली में इलविटी। फिर आता है यह सिन सिटी है स्किल सिली में इलविटी। तो सिन सिटी जो है वो एक मूवी भी है और आई गेस एक नोवेल सीरीज भी है सिन सिटी का। तो बेसिकली ऐसा है कि सिन सिटी, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, कि उसमें बहुत लोग बहुत ज़्यादा सिन या फिर पाप करते हैं, और अगर पाप करते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ कुछ कोल्ड किलर्स भी होंगे, कोल्ड हार्टेड किलर्स। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड किलर का यहाँ पर टाई अप है कि सिन सिटी में वो कोल्ड किलर है रफ्तार, और स्किल सिली कि जो जिनको वो किल करते हैं उनके स्किल्स सिली हैं, थोड़े से बेवकूफ़ जैसे स्किल्स हैं उनके। और मैं इलविटी का मतलब इलविटेड होने का मतलब क्या है? इलविटेड एक काइंड ऑफ अर्बन स्लैंग है। तो इलविटेड होने का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा चतुर हैं। मतलब कि अगर आप रफ्तार से पंगे लोगे तो वो अपनी चतुराई से आपको हरा देंगे, वो इलविटेड है। इन्फिनिटी तरीकों से इन्फिनिटी तरीकों से आई किल किटीज का मतलब ये है कि रफ्तार के पास इनफाइनाइट मतलब कि नेवर एंडिंग तरीके हैं, उनके पास इन्यूमरस तरीके हैं किटीज को किल करने का। किटीज मतलब अभी यहाँ पे दूसरे जो रैपर्स हैं उनकी बात की जा रही है, जो कि बहुत हार्ड नहीं है। तो जो रैपर्स हार्ड नहीं होते उनको किटी कहा जा रहा है, मतलब कि पुसी कहा जा रहा है, क्योंकि एज यू नो पुसी एक स्लैंग है इंग्लिश में, जिसका मतलब ये है कि भैया तेरे में दम नहीं है। तो बेसिकली आई किल पुसीज, तो इसलिए किल किटी यहाँ पे राइम करने के लिए पुसी को किटी कहा गया है, क्योंकि एज यू नो पुसी जो है वो भी कैट को कहा जाता है, किटी जो है वो भी कैट के बच्चे को कहा जाता है। तो इसलिए आई किल किटी मतलब कि आई किल पुसी रैपर्स। सेंसिटिविटी टिमिटी में मिली डेंसिटी नहीं दिलों में ये डेंसिटी। रैप बताऊं मैं रैप में ताऊं मैं रैप में गाऊं। फिर ऐसा है कि सेंसिटिविटी में मिल मिटी, मतलब कि सेंसिटिविटी यहाँ पे मिट चुकी है, बिकॉज हम सिन सिटी में रह रहे हैं। अगर सिन सिटी में रह रहे हैं तो सब लोग पाप कर रहे हैं और वहाँ पे सेंसिटिविटी तो होगी नहीं, इसलिए सेंसिटिविटी मिट चुकी है। और उसी का फॉलोअप है कि मिली डेंसिटी नहीं दिलों में, मतलब कि जो दिल मिलते हैं यहाँ पर, मतलब कि जो लोग मिलते हैं यहाँ पर उनके दिल खोखले हो चुके हैं, इमोशन से खाली हैं, तो इसलिए सेंसिटिविटी उनकी मिट चुकी है और दिलों में डेंसिटी नहीं है, दिलें खाली हो चुकी है। और किसके जैसे खाली हो चुकी है? डेल सिटी के जैसे, क्योंकि डेल सिटी एक ऐसा शहर है जिसकी डेंसिटी काफ़ी कम है। लेकिन डेल सिटी केवल उस सिटी के बारे में बात नहीं की जा रही है जिसका कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। यहाँ पर डेल सिटी का डबल एंटोंडर है, वर्ड प्ले है, यहाँ पे दिल्ली की भी बात की जा रही है। और ये चीज़ अगले लाइन में कंफर्म हो जाती है जहाँ पे रफ्तार कहते हैं कि आई रेप माई टाउन। रफ्तार का टाउन कौन सा है? दिल्ली है। तो आई रिप्रेजेंट माई टाउन विच इज दिल्ली, तो इसलिए डेल सिटी एक अलग सिटी भी है जिसका कि थोड़ा पॉपुलेशन है, काफ़ी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, और अलग से डेल सिटी का मतलब दिल्ली भी हो जाता है जिसको कि रफ्तार रिप्रेजेंट करते हैं।
मैं रैप में ताऊ, मैं रैप में गाऊं। काफ़ी सिंपल है, मैं रैप में ताऊ, तुम लोगों से काफ़ी ऊपर हूँ, काफ़ी दिग्गज हूँ ज़्यादा रैप में, और मैं रैप में गाऊं कि मैं रैप में गाता हूँ। सिंपल सी बात है। सिमिलरली शहर खींच के मैप में लाऊं, मैं अपने शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसको खींच के मैं रैप के मैप पे लेके आया हूँ, अपने शहर को रैप सीन में लेकर के आया हूँ। ब्रो असली जीवन में गॉड मोड हैक लगाऊं। फिर बहुत सही बार ब्रो असली जीवन में गॉड मोड हैक लगाऊं। तो असली जीवन में गॉड मोड हैक लगाने का मतलब क्या है? एक होता है गॉड मोड। गॉड मोड का ये है कि ये गेमिंग टर्मिनोलॉजी है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि रफ्तार गेमिंग टर्मिनोलॉजीज काफ़ी यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हाँ, गेमिंग टर्मिनोलॉजी है गॉड मोड। गेम्स में उन तब कहा जाता है कि जब आपको कोई किल नहीं कर सकता और आप बाकी लोगों को किल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं गॉड मोड। मतलब कि आप बेसिकली इस गेम के भगवान बन चुके हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन गॉड मोड पहुंचने के लिए जनरली लोग हैक्स यूज करते हैं, क्योंकि आप बिना हैक्स यूज किए गॉड मोड पे नहीं पहुंच सकते जनरली किसी भी गेम में। और इवन कुछ कुछ गेम्स में इस गॉड मोड को ऑफिशियल टर्म के हिसाब से भी यूज किया गया है। जैसे कि प्रोजेक्ट IGI नाम का गेम था जो कि मैंने बचपन में खेला था, उसमें भी एक लेवल है जिसका नाम है गॉड, जिसमें कि आप बेसिकली एक टावर पे होते हैं जिस जहाँ से कि आप स्नाइपर से अपने ओपोनेंट्स को मार रहे होते हैं और वो लोग कुछ नहीं कर सकते। यू आर बेसिकली गॉड ऑफ दैट लेवल। तो वही चीज़ है कि गॉड मोड लगाया हुआ है रफ्तार ने। ही इज़ द गॉड ऑफ दिस रैप गेम, वो कहना चाहते हैं। और ऐसा मतलब उनके ओपोनेंट्स को लग रहा है कि उन्होंने हैक लगाया हुआ है कि वो उनके लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। मैं खाली देखने जाऊं, पैसा बैग में लाऊं। मैं खाली जेब हूं तो पैसा सारा बैग में भाव। मैं जितना जोड़ूं उतना बड़े मिले बैग से भाव। फिर बहुत बड़ा फ्लेक्स, मैं खाली देखने जाऊं पैसा बैग में लाऊं, कि अगर मैं केवल कहीं पे कुछ देखने भी चला जाता हूं तब भी उसके लिए लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं पैसा बैग में भर के लाता हूं भैया। और यहाँ पे ऑब्वियसली एक आई गेस रेफरेंस है, और यहाँ पे आई गेस एक रेफरेंस है इस कहावत को कि देखने के पैसे नहीं लगते। लेकिन यहाँ पे रफ्तार कह रहे हैं कि अगर मैं देखने जाऊँ तो भी लोग मुझे पैसे देते हैं। फिर सेम फ्लेक्स कंटिन्यू करते हैं कि मैं खाली जेब हूँ तो पैसा बैंक में भाव। मतलब कि अगर मेरी जेब खाली आपको दिखेगी तो इसका मतलब यह है कि मेरा सारा का सारा पैसा ऑलरेडी बैंक में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पे भाव से किसी और को कॉल आउट किया जा रहा है या नहीं, उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए वो मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं घुसेड़ने वाला हूँ। पर हो सकता है कि ये कॉल आउट भी हो। लेकिन उसके बाद सिंपल सा लाइन इसी का कंटिन्यूएशन है कि अगर मैं जितना जोड़ता हूँ उतना ज़्यादा मुझे बैंक से भाव मिलते रहते हैं। मेरा जो इंटरेस्ट है बैंक से वो बढ़ता रहता है, मैं जितना जोड़ता जाता हूँ बैंक में बेसिकली, क्योंकि मेरा बैंक का जो अकाउंट है वो सिर्फ ऊपर ही चढ़ता रहता है। मेरी कॉम वाली क्लास हैवी वेट पढ़ाओ। फिर बहुत सही लाइन, मेरी कॉम वाली क्लास हेवी वेट पढ़ाऊँ। अब कॉम वाली क्लास के 3 अर्थ हो सकते हैं, जितना कि मुझे लग रहा है कि रफ्तार ने यहाँ पे मीन किया है। एक तो सिंपल सा रेफरेंस जो कि वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था मेरी कॉम, तो मेरी कॉम इज़ अ हेवीवेट बॉक्सर, सो उनका रेफरेंस तो है ही यहाँ पर। लेकिन कॉम जो है, कॉम क्लास अगर आप सोचें तो कॉम क्लास जो है उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर हम सोचें तो कॉम क्लास को यूज़ किया जाता है सर्टेन लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट कराने के लिए। अब मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूं तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज गलत बोल दूं, लेकिन बेसिकली कॉम क्लास एक कंप्यूटर रिलेटेड टर्म है जिसका कि यूज़ किया जाता है सर्टेन डेवलपमेंट्स में। और यहाँ पे एक और थर्ड मीनिंग भी हो सकती है कि मेरी कॉम मतलब जो हिंदी का वर्ड है कॉम की, कॉम से यहाँ पे रफ्तार मीन करना चाह रहे होंगे कि मेरे जो हिप हॉप के भाई बहन हैं सारे, उनकी बात कर रहे होंगे। तो मेरी कॉम जो है उनको मैं हेवी वेट क्लास पढ़ाता हूँ, मतलब कि हेवी बार्स करने का एक मैं क्लास देता हूँ। मेरे जो रैपर भाई बहन है या फिर जो अपकमिंग रैपर्स है उनको मैं हेवी बार्स स्पिट करने का क्लास देता हूँ। तो हेवी वेट क्लास यहाँ पे इसका ये भी मीनिंग हो सकता है। मैं कहता हेट घटाओ, वो कहते वेट घटाओ। बोले गानों के बीच का थोड़ा वेट घटाओ। अभी एल्बम आई, अगली की भी डेट बताओ। फिर सिंपल है, मैं कहता हेट घटाओ, वो कहते वेट घटाओ। मैं कहता हूँ कि हेट कम करो एक दूसरे के बीच में, और वो कहते कि भैया आपकी वेट बढ़ रही है, आप थोड़ा वेट कम करो। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि गानों के बीच का वेट घटाओ, मतलब कि गानों के बीच का जो गैप है वो भी थोड़ा कम करो, गाने जल्दी जल्दी लाओ। और अभी एल्बम ला रहे हो, अगला एल्बम कब आएगा? ये तो मेरा भी क्वेश्चन है, पर हाँ लोग ये पूछते हैं। और आर्टिस्ट को भी थोड़ा तो समय देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि एक एक गाना बनाने में काफ़ी समय लगता है अगर सही से बनाया जाए तो।
ये ऊपर चढ़ने वाला किस तरफ है गेट बताओ, बोले हमारे करियर के आगे से लेट हटाओ ना राह। और फिर लोग जो है वो रफ्तार सर से ये भी पूछते हैं कि ऊपर चढ़ने वाला जो गेट है वो किस तरफ है, ये बताओ कि मैं जल्दी जल्दी ऊपर कैसे चढ़ सकता हूँ, मैं जल्दी जल्दी रैप सीन में या फिर शोबिज सीन में फेमस कैसे हो सकता हूँ, मुझे फेम का रास्ता बताओ रफ्तार भैया, मुझे वेट नहीं करना है, मुझे लेट नहीं होना है। काफ़ी सैवेज लाइन उन लोगों के लिए जिन्होंने रफ्तार को यूज़ किया है चढ़ने के लिए और फिर उनको बैकस्टैप किया है, उनके लिए काफ़ी सैवेज लाइन है और लोगों ने किया है, तो इसलिए हाँ रफ्तार का बोलना बनता भी है। और ये था रफ्तार की तरफ से माइक्रोफोन का चेक, इससे माइक्रोफोन चेक किया है रफ्तार ने। अब देखते हैं कि आगे माइक्रोफोन चेक करने के बाद रफ्तार माइक्रोफोन पे और कैसे कैसे बार्स की बारिश करते हैं। जो भी है ये था ब्रेक डाउन इस माइक्रोफोन चेक गाने का। होपफुली आप लोगों को कुछ मदद मिली होगी मेरे इस ब्रेक डाउन से, अगर नहीं मिली है तो उसके लिए माफ़ी है। और बाकी मॉम के जो वीडियोस है वो भी आते रहेंगे, मेरे जो ओरिजिनल गाने हैं वो भी आते रहेंगे। चैनल को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस इतनी सी गुजारिश है और मिलते हैं अगले वीडियो में।